भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक आयाम हैं। हम देख सकते हैं कि केवल शिक्षण प्रशिक्षण नहीं, केवल साहित्य नहीं, अपितु विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, न जाने कितने आयाम हैं। यहाँ तक के संचार के भी कई आयाम हैं जो हमें हमारी ज्ञान परंपरा से प्राप्त होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना, उसके रहस्य का बोध न केवल यही, अपितु दर्शन से अवगत कराना, सृष्टि के रहस्यों से अवगत कराना, अंश और अंशी के संबंधों को व्याख्यायित करना, इन सब को अगर हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा की व्याख्याओं में यह उपलब्ध है। इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, विमानन के वैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हमारे देश के चिंतकों, विचारकों, मेधा और प्रतिष्ठा, इनको विश्व तक ले जाने वाले ऋषियों मुनियों ने दुर्लभ कार्य किया। और वास्तविकता यह भी है कि भारत की ज्ञान परंपरा का इतिहास इतना सुदीर्घ, इतना गहन, इतना सशक्त रहा है कि विश्व आज अलग अलग अनुशासनों में हमारी उपलब्धियों से, हमारी अनुसंधान से प्राप्त खोजों से, निष्कर्षों से न केवल हतप्रभ है अपितु उपकृत भी है। रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, उसमें भी हमने, हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने, हमारे सेनानियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा की इसी मेधा और शक्ति का परिचय विश्व के समक्ष उद्घाटित किया है। हमारे संस्कृत और समस्त भारतीय भाषाओं के विराट साहित्य, जो कि चिंतन, मनन, शिक्षण प्रशिक्षण के सुदीर्घ अनुभवों से निश्रित हुआ है, साहित्यिक इतिहास ने भी, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे सिंहासन बत्तीसी हो, ऐसी रचनाओं ने, वेद, 4 वेद हमारे जो भारतीय ज्ञान को उद्घाटित करते हैं, हमारे ऋषियों मुनियों, हमारे तपस्वियों ने कितनी साधना की है, इससे अवगत कराते हैं। वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, संस्कृत की ज्ञान संपदा से विश्व को यह बोध हमारी ऐसी तमाम दुर्लभ रचनाओं ने समय समय पर करवाया। गीता जैसी रचना ने जीवन के सत्य से, रहस्य से परिचित करवाया। संस्कृत हो, हिंदी हो या समस्त भारतीय भाषाओं के पास उपलब्ध कालजयी रचनाएं हों, वो चाहे कविता में हो या गद्य में हो, अनुवाद के माध्यम से और मौलिक सृजन के माध्यम से इस पूरी ज्ञान परंपरा का पूरा आगार, पूरा भंडार वह अनुवाद के माध्यम से विश्व के समक्ष पहुंच रहा है। भारत ने तो गणित की दुनिया में ही वैदिक गणित, अंक गणित, जैन गणित, बीज गणित, रेखा गणित और इस प्रकार के न जाने कितने अनुशासनात्मक मार्ग प्रशस्त किए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र अनुशासन को आलोकित किया। नागार्जुन ऋषि ने रसायन विज्ञान के रहस्यों को उद्घाटित किया। भारतीय शासकों ने, राजा महाराजाओं ने युद्ध शास्त्र का पाठ भी पढ़ाया। सैन्य सज्जा कैसे की जाए, शत्रु अगर सेना के साथ सामने से आ रहा है तो हमें उसका सामना करने के लिए, उसे पराजित करने
अपनी सेना की सज्जा, चतुरंगिणी सेना, उसको कैसे दिशाओं में बांटा जाए, किस अनुपात में बांटा जाए, इसकी शिक्षा भी हमारी ज्ञान परंपरा का प्रदेय है। इसलिए सैन्य सज्जा भारतीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अनुशासन है। शस्त्र पूजा, युद्ध का अभ्यास, हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र भी पूज्य रहे हैं, हमने उनकी भी पूजा की है। युद्ध के मैदान में जब योद्धा प्रस्थान करता है तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके, उन्हें आत्मसात करके, पत्नी से या मां से ग्रहण करके वह युद्ध विजय हासिल करने अग्रसर होता है। उसका मनोबल हम देख सकते हैं। इसलिए युद्ध का अभ्यास, शिक्षण, प्रशिक्षण, दुर्ग भेदने की कला, बड़े बड़े किले, उनको कैसे भेदा जाए, उनको कैसे अपनी सेना से अपने अधीन किया जाए, राष्ट्र और दुर्ग रक्षा के सूत्र, सभी कुछ हमारे ज्ञानार्जन के विषय रहे हैं। दुनिया को नाप तोल की पद्धतियां भी भारत ने ही सिखाई हैं। गोपालन, पशुपालन, जीवों के प्रति दया की भावना, प्रकृति के प्रति अनुराग और प्रेम, उसके प्रति भक्ति, उसकी पूजा, पराविद्या, अध्यात्म विद्या, दैव विद्या, शरीर विद्या, इन सभी अनुशासनों में भारत सिरमौर रहा है। और भारत की इन ज्ञान विषयक उपलब्धियों से पूरा विश्व न जाने कब से लाभान्वित और उपकृत हो रहा है। पर्यावरण के प्रति, प्रदूषण के प्रति और मानव हित, जनहित, लोकहित, सर्वहित के प्रति, विश्वहित के प्रति भारत की चिंता सदा सर्वदा बनी रही है। दुर्भाग्य यह है कि आतताइयों ने, आक्रांताओं ने हमें समय समय पर हमारी गलतियों का लाभ उठाकर, हमारी विलासिता और उदासीनता के कारण हमें पराधीन किया, हम पर लंबे समय तक शासन किया, हमें लूटा, हमारा शोषण किया, हमारी ज्ञान परंपरा के प्रवाह को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयत्न किया, विश्व मंच पर हमारी छवि को धूमिल करने के न जाने कितने प्रयत्न किए। किंतु सत्य तो यही है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या, कला, कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। दुनिया में यदि इन सब विद्याओं में, इन सब अनुशासनों में अग्रणी रहे हैं तो हमारे आर्य रहे हैं, हमारे चिंतक विचारक वह रहे हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। चिंता यह है, कवि की मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में ये बात कहते हैं और इस बात से वो व्यथित है। जब वो कहते हैं हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें, ये समस्याएं सभी हमने अपनी ज्ञान परंपरा को, अपनी उपलब्धियों को इन पाश्चात्य तमाम तरह के प्रभावों में आकर, आकर्षणों में आकर अपनी ज्ञान परंपरा को या तो उपेक्षित कर दिया, या उसके प्रति उदासीन हो गए, या उसकी महत्ता को हम अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को समझा नहीं पाए, अवगत नहीं करा पाए। इसीलिए गुप्त जी इस बात से व्यथित हैं कि संतान उनकी वो हमारे जो पुण्य भूमि जिन्होंने तैयार की, वो हमारे आर्य वीर, वो हमारे विद्या, कला, कौशलों में निपुण जो मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रणेता थे, प्रवर्तक थे, आज संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के
आज भी कुछ हैं खड़े, किंतु उन ऋषि मुनियों के, उन तपस्वियों के, उन खोजियों और अनुसंधित्सुओं के प्रदेय के चिन्ह आज भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम इस गौरवशाली विरासत को कैसे अनदेखा कर रहे हैं, कैसे उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, वाल्मीकि की रामायण हो, महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत हो, चाणक्य कृत अर्थशास्त्र हो, महर्षि पतंजलि कृत महाभाष्य, अश्वघोष का भास कृत स्वप्न वासवदत्ता, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास का कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम जैसे ग्रंथ, ये सब वो ग्रंथ हैं जिनकी वस्तु के आगे, जिनकी सौंदर्य चेतना के आगे, जिनकी भाषिक समझ और बोध के आगे, जिनकी कल्पनाओं के आगे, कल्पना की रचना धर्मिता के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है, हतप्रभ है। मालविका अग्निमित्रम हो, ऐसे आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जैसा विलक्षण ग्रंथ, जिसने पूरे काव्यशास्त्र की आधारशिला का निर्माण किया। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम हो, आर्यभट्ट कृत सूर्य सिद्धांत हो, विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र हो, भारवी कृत किरातार्जुनीयम हो और बड़े प्रसिद्ध आचार्य दंडी कृत दश कुमार चरितम हो, बाणभट्ट कृत हर्ष चरित और कादंबरी हो, भवभूति कृत मालती माधव हो, राजशेखर जैसे आचार्य द्वारा निर्मित कृत या लिखित रचना कर्पूर मंजरी हो, काव्य मीमांसा हो, श्री हर्ष कृत नैषद चरितम हो, जयदेव कृत गीत गोविंदम हो, चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हो, कलहण कृत राज तरंगिणी, महाकवि माघ कृत शिशुपाल वधम, तुलसीदास कृत रामचरित मानस, विनय पत्रिका, सूरदास कृत सूर सागर, महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और इसी तरह गुरु नानक देव कृत श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, संत कबीर कृत कबीर वाणी हो, कबीर बीजक हो, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह दशम ग्रंथ हो, ऐसी न जाने कितनी असंख्य रचनाएं। ये केवल हिंदी में, पंजाबी में, गुरमुखी में, इन्हीं में नहीं, राजस्थानी में, भोजपुरी में, मैथिली में, ब्रज भाषा में, मागधी में, तमाम ऐसी भारतीय भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, ये सब वो भारतीय भाषाएं हैं जिनका उल्लेख हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के रूप में तो मिलता ही है। इन सब भाषाओं में संतों, कवियों, ऋषियों, चिंतकों, विचारकों की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा उपलब्ध होती है। अनगिनत रचनाकार हैं जिन्होंने भारत, भारतीयता और भारत की ज्ञान परंपरा के भिन्न भिन्न आयामों को आलोकित किया है, उद्घाटित किया है। चारों वेदों की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सभी ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, उपवेदों की बात करें, वेदांग की बात करें और वेदों में वर्णित ज्ञान, जिसमें ऋग्वेद कर्म अगर देखना है तो यजुर्वेद, उपासना अगर उसकी अवधारणा को समझना है तो सामवेद और विज्ञान के अर्थ और स्वरूप को समझना है तो अथर्ववेद। इन सभी के विषयों को, वर्णित विषयों को हम देख सकते हैं कि विश्व इस आत्मबोध से उपकृत होता है, इस जीवन उपलब्धियों से, इस मेधा और प्रतिभा के निष्कर्षों से पूरा विश्व अब लाभान्वित होता है। गौतम मुनि कृत न्याय दर्शन हो या कणाद मुनि कृत वैशेषिक दर्शन,
पतंजलि मुनिकृत योग दर्शन हो या जैमिनी मुनिकृत मीमांसा दर्शन, कपिल मुनिकृत सांख्य दर्शन हो या महर्षि व्यासकृत वेदांत दर्शन, सभी भारतीय ज्ञान परंपरा और चिंतन प्रवाह के सशक्त प्रमाण हैं। वास्तव में इन सब का अनुवाद यदि विधिवत हो जाए, मानक हो जाए, उच्च स्तरीय हो जाए, तो दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा से पुनः अवगत हो और विश्व गुरु भारत को वह निश्चित रूप से पुनः उसी रूप में नतमस्तक होकर प्रणाम करे। 11 उपनिषदों में ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड, ऐत्तरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, वृदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद, इनके नाम उल्लेखनीय है। इसी विरासत और चिंतन की धरोहर को नमन करते हुए महाकवि मैथिलीशरण गुप्त ने, जो कि हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हुए, उन्होंने उसी रचना में जिसके आधार पर उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, वह भारत भारती है। 1929 में उस रचना का सृजन उन्होंने किया और लिखा, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। अब ये जो गर्वोक्ति है, ये वास्तव में बहुत ईमानदारी से मैथिलीशरण गुप्त हमारे समक्ष रखते हैं। जब इन बातों का वो उल्लेख करते हैं तो उनकी एक आंतरिक वेदना भी उद्घाटित होती है। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। वास्तव में भारत भारती जो 1929 में लिखी गई एक ऐसी दुर्लभ, एक ऐसी प्रेरक रचना थी, जो भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की ऋषि परंपरा, भारत की शिक्षा परंपरा, यहाँ की मूल्य परंपरा, यहाँ के राष्ट्रबोध और उसकी परंपरा को सगर्व उद्घाटित करती चलती है। मैथिलीशरण गुप्त तो यहाँ तक कहते हैं, उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी। ये प्रश्न चिन्ह वो लगाते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ पूरी दुनिया में कौन है, उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी। यूनान, यूरोप, अरब आदिक हैं हमारे ही ऋणी। ये जो यूनानी हैं, यूरोप के लोग हैं, अरब के लोग हैं, ये सब तो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋणी हैं। हमसे ही उन्होंने इन तमाम आयामों से परिचय प्राप्त किया। पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है। गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास और कणाद हैं। ये सारे तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों का वो स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने ही दुनिया को दर्शन का, दुनिया के रहस्य का, सृष्टि के, ब्रह्म के, आत्मा के, जीव जगत के रहस्य का अगर परिचय कराया तो हमारे दार्शनिकों ने, हमारे कवियों ने, हमारे चिंतकों ने। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। इस पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का ऐसा जो पुण्य लीला स्थल है, ये दुनिया में अन्यत्र कहाँ है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक यदि किसी देश का उत्कर्ष है तो वो भारतवर्ष है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। उत्तर देते हैं कि कौन है वो देश, ऐसे किस देश को हम देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि दुनिया के समस्त देशों से अधिक यदि उत्कर्ष देखना है, उपलब्धियां देखनी है, अनुसंधान उपलब्ध निष्कर्ष देखने हैं, तो वह ऋषि भूमि, यह भारत भूमि है, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं। यह धरती माँ, यह भारत माँ,
यह भारतवर्ष है। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे जहाँ, ये वही देश है यहाँ गौतम जैसे ऋषि, महर्षि वशिष्ठ जैसे चिंतक विचारक और न जाने कितने मुनि ज्ञान देते थे। हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, भगवान राम के भी गुरु थे। तो ये जो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य के संबंधों की उद्घाटक परंपरा है, ये भी विश्व के सामने उपलब्ध है। मनु, याज्ञवल्क्य इनके समान सत्य विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ। प्रभु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। कितने गर्व के साथ मैत्रेय गुप्त अपनी ऋषि परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्घाटक आचार्यों को स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और उनके उपकार से उपकृत होने की भाव स्वीकृति करते हैं। वास्तव में देश विदेश में, पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान की महिमा का ही बखान अब बार बार हो रहा है और इसका श्रेय अनुवाद को जा रहा है। अब अनुवाद उस तरह से उपेक्षित भाव से या उस तरह से जब अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य माना जाता था, अब ऐसा अनुवाद नहीं हो रहा। अब अनुवाद भी एक साधना बन गया है, एक परकाया प्रवेश की साधना, विषय को आत्मसात करने की साधना, भाषा के की शब्दों की साधना करने की वृत्ति का द्योतक अनुवाद। इन सब को अगर हम देखें तो अब भारत एक स्वतंत्र, एक आत्मनिर्भर, एक विकसित होता राष्ट्र इस रूप में दुनिया के समस्त देशों में आख्यायित हो रहा है, पुनर्व्याख्यायित हो रहा है। अब राजभाषा का मामला हो, मातृभाषा का संदर्भ हो, राजभाषा के कार्यान्वयन का संदर्भ हो, भारतीय व्यवस्था, जन मन और भारतीय भाषाओं के प्रयोक्ताओं का यही संकल्प है कि पुनः उसी लूट ली गई या खो गई गरिमा को सगर्व प्रतिष्ठित करें, पुनराख्यायित करें, पुनर्व्याख्यायित करें और पूरे विश्व में हम अपनी इस ज्ञान परंपरा, इस परिपाटी से अवगत कराएं। हम पुनः विश्व को पंच महायज्ञ प्रणाली से, भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि से, अपने 16 संस्कारों से, अपनी उज्ज्वल परंपराओं से, भारतीय पुरा ग्रंथों में निहित व्यावहारिक ज्ञान की विलक्षण सामग्री से, मूल्य संपदा से पुनः अवगत अब करवा रहे हैं। और इनमें निश्चित रूप से जो साधक अनुवादक है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारी स्तर पर यानी व्यवस्था के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर इस क्षेत्र में अब वंदनीय कार्य किए जा रहे हैं। अब हम अष्टांग योग पद्धति की महत्ता को पुनः प्रतिष्ठित और व्याख्यायित कर रहे हैं। अब हम स्वस्थ पर्यावरण के परिरक्षण की भारतीय परंपरा को प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान बनाकर संपूर्ण विश्व को जागृत कर रहे हैं। अब हम मन, वचन और कर्म से, संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा से राष्ट्रीय उन्नयन का पुनः संकल्प ले रहे हैं। अब हम साधन संपन्न पीढ़ी को साधना संपन्न बनाने की महत्ता से भी अवगत करवाने लगे हैं। अब हम शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण से उत्कर्ष और उन्नयन की राह को पुनः उद्घाटित करने के सत प्रयास करने लगे हैं। अब हम पुनः विश्व गुरु बनने और गुरुत्व को सिद्ध करने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। अब हम केवल भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ही अन्वेषण नहीं कर रहे। अब हम रक्षा विज्ञान, युद्ध विज्ञान, समाज विज्ञान को भी शोध का विषय बना रहे हैं। हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के वो सब विषय, वो सब अनुशासन, वो तात्विक बिंदु जैसे लोक कल्याण, समाज हित, सांस्कृतिक प्रगति, शिक्षा के महत्व की पुनः प्रतिष्ठा, अज्ञानता का विनाश, ऐसे न जाने कितने लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। अंग्रेजी और पाश्चात्य विचारों के छद्म व्यामोह ने पथभ्रष्ट होकर हमारे युवाओं को
प्रबुद्ध नागरिकों को जिस तरह सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत भ्रमित किया, अब हम उस भ्रम के अंधकार को नष्ट करने के लिए स्वदेशी उपलब्धियों और चिंतन परंपराओं के आलोक को देश दुनिया के मनोमस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम परमपिता परमात्मा से बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम हो। दुर्भाग्यवश अनेक गंभीर कारणों से प्राप्त भारतीय पराधीनता की यातना और वेदना का एहसास कराने और उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली गुप्त जी की ये पंक्तियां अब पुनः प्रासंगिक हो रही हैं। आज फिर से हमें पाश्चात्य संस्कृति से आक्रांत और अंधा अनुकरण करने वाले देश विदेश के नागरिकों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की सदप्रयास करने की आवश्यकता है। यह बोध भी अब करवाना अत्यंत आवश्यक है कि निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। स्वतंत्रता के अर्थ हमको हमारे निकट कौन सा मूल्य महान, धन क्या यह जीवन भी अपना कर देंगे हम उसी पर बलिदान। यहाँ अकिंचन होकर भी हम होंगे कभी न दीन न हीन, जब तक जगती में अपने को मान सकेंगे हम स्वाधीन। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।